हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो डी ट्रिपल एस पी प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। साइकोलॉजी की मैं आपकी जो प्रिपरेशन करा रही हूँ वो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। जैसे अब आपके आने स्टार्ट हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ। न्यू टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को कराए जाते हैं। थ्योरी ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज जो एमसीक्यू पार्ट है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बिगनिंग में यही चीज़ कही हुई है कि आप लोग पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आप लोग ये समझ पाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अदरवाइज वही चीज़ है कि फिर आप लोगों को लगता है कि ये वाला लगाऊं आंसर या ये वाला लगाऊं, है ना। तो पहले कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को ना थ्योरी वाले पार्ट के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराया करूंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया करूंगी। एवरी संडे हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। कहने को ये टॉप 10 होंगे, लेकिन आप लोगों ने जैसे कि मेरी जीके की सीरीज देखी होगी या हिंदी की देखी होगी तो उसमें आप लोगों को पता है कि कहने को टॉप 10 होते हैं, लेकिन उसमें आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा, लिंक मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एवरी संडे टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे और उसमें विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में भी जाना करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। विच स्टेटमेंट सपोर्ट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन लर्निंग। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जब टॉपिक कराया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग 5E अप्रोच, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो ये वाला जब टॉपिक कराया था तो मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, अब अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा आपको कितना क्या याद है। अगर नहीं याद हो तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि वो है आपका बेस और यहाँ हो रहे आपके एमसीक्यूज। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया इन्होंने कि स्टूडेंट्स कैन नॉट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट्स। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में कहीं से ये हो सकता है, आप खुद ही सोच करके देखिए कि बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उनको इंटर रिलेशन उनके बीच में फोकस ना कर पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये तो यही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन दिया कि स्टूडेंट्स कैन नॉट कनेक्ट न्यू आइडियाज फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट बात कह दी। जब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है कि बालक जो है अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया बेस्ड ऑन हिज प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये भी चीज़ बताई थी ना कि अपने पूर्व ज्ञान, अपने पूर्व अनुभवों के बेसिस पर, पूर्व एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल इन्होंने कैन नॉट लगा करके ख़राब कर दी, या फिर गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन कहा कि नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का ना ये फीचर है कि बच्चे को एक्टिव रहना ज़रूरी है। बच्चा अगर सक्रिय रहेगा तभी तो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर पाएगा, है ना। तो ये वाली चीज़ भी यहीं पर हो गई गलत। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वो बचा कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है 4। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जब पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को ना टीचर्स रोल भी बताया था। मैंने आप लोगों को टीचर्स रोल भी बताया था। तो बेटा टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल होता है फैसिलिटेट करने का, फैसिलिटेटर का। अगर आप लोगों के पेपर में आता है ना कि टीचर का रोल क्या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में या फिर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, तो आंसर हो जाएगा फैसिलिटेटर। यहाँ से मिल जाती है आपको ये इन्फॉर्मेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ, जो आपका व्यक्तित्व है ये किस चीज़ का फंक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हेरिडिटी अलोन, सेकेंड दिया फैमिली एंड कल्चर, थर्ड इज एनवायरमेंट अलोन एंड फोर्थ इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों फैक्टर्स को काउंट करती है। तो हेरिडिटी का भी इफेक्ट उतना ही होता है और एनवायरमेंट का भी। तो दोनों का योगदान होता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो,
जो इंटेलिजेंस है उसकी पहली थ्योरी के ऊपर है। तो फर्स्ट थ्योरी थी बेटा सिंगल फैक्टर थ्योरी, याद रखिएगा इसको ना। सिंगल फैक्टर थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। अगर बाय चांस आप लोगों को यूनिफैक्टर ऑप्शन में मिलता तो राइट आंसर यूनिफैक्टर हो जाता। अब ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सिंगल फैक्टर थ्योरी में ना कुछ जो आप लोगों के साइकोलॉजिस्ट है जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उनका भी नाम सुन लीजिए, वो भी याद रख लीजिए। तो विलियम स्टर्न हो गया, विलियम स्टर्न नाम रखिएगा याद बिल्कुल। दूसरा नाम है बिने, ठीक है, बिने का भी काफ़ी योगदान रहा है, और टर्मन का, बिने का और टर्मन का। तो ये तीन नाम यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन और साथ में देना चाहूँगी कि वो इन्फॉर्मेशन ये है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कई बार ना ये पूछ लिया जाता है या फिर ईयर पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था ना वो बनाया था बेटा वो बिने ने। किसने? बिने ने बनाया था। और कौन से ईयर में बनाया था? 1905 में बनाया था। तो ये चीज़ है, ये तमाम बातें तो बिल्कुल ना टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि डैश हेल्प्स अ टीचर टू बिकम कन्वर्सेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन स्ट्रेटेजीज। तो क्या चीज़ है जो एक टीचर को, एक अध्यापक को मदद करता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं या फिर जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज़ है या इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की स्ट्रेटजीज़ है, उनके साथ सुपरिचित रह सके, उनमें दक्षता हासिल कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया बेटा साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जिसको आप कह सकते हो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। दूसरा दिया है ऑप्शन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, जिसको आप कहोगे सामाजिक विश्लेषण। तीसरा दिया है एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस, इसकी अभी हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रही है। और फोर्थ दिया है आप लोगों को पेडागोजिकल एनालिसिस, जिसको आप कहोगे शिक्षण शास्त्र विश्लेषण। तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण की अगर बात करूं तो इसी के अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा सारी चीज़ें कि एक टीचर को क्या क्या स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड्स हो गए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस तरीके से फुलफिल होने चाहिए, क्या इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें आ जाएगी शिक्षण शास्त्र विश्लेषण के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेडागोजिकल एनालिसिस। आई थिंक कि क्लियर हो रहा होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बाह्य अभिप्रेरणा से कैसे अच्छी है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से कैसे अच्छी है। तो ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन 1 दिया है चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, कि बच्चे जो है वो डर की वजह से पढ़ते हैं, इस वजह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छी है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तब तो हो जाता है कि बच्चों को पास होने के लिए पढ़ना है, तो ये वाली तो चीज़ गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन दिया कि प्रमोट्स पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग को प्रमोट करने में और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कोई भी क्या कहोगे लिंक नहीं बैठ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो जाएगा खारिज। तीसरी कही कि इट एक्सेलरेट सेल्फ लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन कहा इंक्रीज स्टूडेंट डिसिप्लिन। तो बेटा सेल्फ लर्निंग को ये इंक्रीज इसलिए कर देता है क्योंकि बच्चा जो है ना वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है, और उसको ये नहीं है कि हमें पनिशमेंट से बचना है या हमें रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन वो खुद ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, खुद सेल्फ लर्निंग करेगा। कहते हैं ना कि अंदर से लगन है बच्चे में, तो वही चीज़ इसके अंदर, वही कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है और ये एक्सेलरेट करता है सेल्फ लर्निंग को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इट एक्सेलरेट्स सेल्फ लर्निंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी गिवन बाय एरिक्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस दी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसमें 8 स्टेजेस दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कहा है कि जो पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होता है वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा एनवायरनमेंट है जो इस स्टेज को सबसे ज़्यादा बच्चे की लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है।
सो ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सोसाइटी, समाज। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है होम एनवायरनमेंट, जो घर का वातावरण है। थर्ड ऑप्शन दिया है स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय का वातावरण। फोर्थ ऑप्शन दिया है गार्डियंस, जो भी अभिभावक है वो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कूल एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर बात करें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज की, तो ये लगभग 5 से 12 वर्ष की आयु तक हमें देखने को मिलती है। और इसको ना, इस स्टेज को में बच्चा जो होता है वो स्कूल एज में होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे के बिहेवियर को स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हेन अ चाइल्ड वॉचेस a nature documentary, the child may discover new animals and adds them to the existing group of animals in his memory. This is called। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहाँ से आया हुआ है? प्याजे की थ्योरी से आया हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया हुआ है? प्याजे की थ्योरी से आया हुआ है। और कहा है कि एक बच्चा जो है वो एक नेचर डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, प्रकृति की जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है ना, वो देख रहा है। और उसमें उसको नए नए एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, न्यू न्यू एनिमल्स की वो खोज हो रही है। ठीक है, डिस्कवर कर रहा है। और जो उसने अभी तक जितने एनिमल्स को जानता था ना, वो अपनी मेमोरी में उनको फिट कर रहा है। ठीक है, उनको ऐड कर रहा है। और जब हम एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़, बिल्कुल ध्यान से समझना है, दोबारा से भी रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। जब हम कोई चीज़ मॉडिफाई करते हैं, जब हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, अपने स्कीमा को हमें बदलना पड़ता है, तब जो स्टेज होती है बेटा, वो हो जाती है हमारी एकोमोडेशन। अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ता, जैसे अगर यहाँ लिखा होता कि जो बच्चा है वो सोच रहा था कि जो कैमल है उसके 2 पैर होते हैं, सपोज ऐसा सोच रहा था, कुछ भी स्कीमा हो सकता है ना। लेकिन उसने जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी तो उसको पता चला कि 4 होता है। और उसने क्या किया? अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ा, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो था उसमें चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? दिस इज कॉल्ड, ये पूछ लेते ना, तब आपका आंसर हो जाता है एकोमोडेशन। लेकिन यहाँ पर अपनी जो प्रीवियस लर्निंग है ना, उसमें न्यू लर्निंग को वो ऐड कर रहा है। ये वर्ड देख लीजिए, ऐड कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में वो एक सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो हो जाता है आपका आंसर इक्विलिब्रिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न, ही कॉल्ड दिस एज दी। थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें बल नहीं देना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत है? अब यहाँ पर ना सारी चीज़ खोल के बताती हूँ अच्छे से कि थॉर्नडाइक ने ना 3 ही सिद्धांत दिए हुए हैं, 3 लॉज दिए हुए हैं। कौन कौन से लॉज है? पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है। दूसरा जो है बेटा वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड दिया हुआ है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो यहाँ पर जब कहा गया कि हमें बच्चों को जोर नहीं करना चाहिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत यहाँ पर सीधा सीधा लागू हो रहा है कि हमें उनको रेडी करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें करो, कुछ ऐसा एट्रैक्टिव मटेरियल्स उनको दिखाओ कि बच्चे जो है वो खुद पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, बच्चे जो है वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर? लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इफ अ चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज टू द इंग्लिश मीडियम, she or he experiences difficulty in learning, this is called। अब यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कहना चाहूँगी कि एक बच्चा है जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम स्कूल में था, मतलब कि जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, तो वहाँ से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया, या फिर उसने अपनी इंग्लिश मीडियम कर ली सारी बुक्स।
तो उसको क्या हो रहा है कि उसको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है अब लर्निंग में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कहाँ से किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ है टॉपिक जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो 3 तरीके की आपकी ट्रांसफ़र होती है। पहला आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाता है, दो जो बाद में जाकर के बाइफरकेट हो जाता है वर्टिकल ट्रांसफ़र में और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में। फिर दूसरे टाइप का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और तीसरे तरीके का होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं बेटा बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ना जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा ना, इसमें तो ईजिली आपका जो भी चीज़ आपने सीखा है ना वो ईजिली दूसरी लर्निंग को, जो नई चीज़ आप सीखोगे ना उसमें हेल्प करेगा, उसमें आपको मदद करेगा सीखने में। ये नहीं है कि वो अड़चन पैदा करेगा। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब होगा ना तो वो एक बाधा का काम करेगा, एक रुकावट का काम करेगा। जो प्रीवियस लर्निंग थी, जो आपकी नॉलेज थी, वो और नई नॉलेज को गेन करने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वहीं अगर बात करूँ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ना ही आपको हेल्प करेगा और ना ही आपको कोई रुकावट करेगा। तो इसका मतलब कह सकते हो कि न्यूट्रल रहेगा ये। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, डिफिकल्टी हो रही है उसको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन इज शेयर्ड, इम्पोज्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, पार्टिसिपेटरी। अगर टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन है तो टीचर क्या करती है? बच्चों को चुप कराने के लिए जो डिसिप्लिन है उसको इम्पोज करती है, एक तरीके से थोपती है कि सारे बच्चे चुप हो जाओ। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस देती है कि सब बच्चे, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, गुस्सा कर देगी और पढ़ाई में ध्यान दो, इस तरीके की बात। तो वो क्या करती है? डिसिप्लिन को इम्पोज करती है। क्या करती है? डिसिप्लिन को इम्पोज करती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो यहाँ पर हो जाते हैं आप लोगों के 10 क्वेश्चंस खत्म। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।